हेलो लर्नर्स, वेलकम टू डायनामिक क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जो कि हिस्ट्री का होगा। क्या, कब, कहाँ और कैसे। डायरेक्ट हम फैक्ट पे बात करेंगे कि इस चैप्टर के कौन कौन से पेज से क्या क्या क्वेश्चंस, पॉसिबल क्वेश्चन सीटेट में पूछे जा सकते हैं। एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका भी आपका यही रहेगा। इसमें एक छोटा सा आप सेंटर आइडिया ले लीजिए कि सीटेट के लिए एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है। जैसा आप इस पेज में देख रहे हैं, इसमें आपके काम की चीज़ डायरेक्ट कहाँ पर है, इस पैराग्राफ में है, जहाँ पे लिखा गया है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो इसमें एक वर्ड दिया गया है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का मतलब होता है शिकारी। बस यही वर्ड इस पैराग्राफ से पूछा जाएगा। आपको इधर साइड और इधर साइड दो कॉलमों में आपको वर्ड दिए होंगे और आपसे मिलान करने के लिए कहा जाएगा। तो आप आर्किटेक्ट वर्ड का मिलान आप किससे करेंगे, जहाँ पे शिकारी लिखा होगा उससे करेंगे। दूसरा वर्ड जो आपको इस पेज में दिया है, थोड़ा सा नीचे जाने पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, संग्राहक वर्ड आपको दिया गया है। कुशल संग्राहक थे। अभी संग्राहक का मतलब क्या है कि वो लोग जो आसपास की जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। ये भी आपको मिलान कीजिए में ही दिया होगा और आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए वहाँ पे संग्राहक का मतलब संग्रहणकर्ता लिखा होगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत होगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे आंसर देना है। तो उसका सही आंसर होगा संग्राहक का मतलब जो लोग आसपास की जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। और क्या क्या पूछा जा सकता है। आपका यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब एनसीईआरटी में लिखा है तो यही क्वेश्चन सीटेट उठा के इस तरीके से पूछ देगा। आपको एक भारत का नक्शा दिया होगा जो कि आपके एनसीईआरटी के सेकंड पेज में दिया है, और पूछा जाएगा कि इसमें नर्मदा नदी कहाँ पे है। छोटे छोटे पॉइंट वहाँ पे बनाए होंगे। ऑप्शन नंबर 1 ऐसे लिखा होगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में आपका यहाँ पे लिखा होगा। तो आप देख पा रहे होंगे जो नर्मदा नदी है वो मध्य भारत में स्थित है। मध्य भारत में क्यों कहा, क्योंकि ये भारत के मध्य में स्थित है, सीधी सी बात है। और इसी के उत्तर में सबसे पहले चावलों का विकास हुआ था, चावल उगाए गए थे, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे वीडियो में। दूसरी चीज़ इससे और क्या पूछी जाती है, ये मैप से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन सीटेट बना सकता है। दूसरी चीज़ ये पूछी जा सकती है कि जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं उनकी डायरेक्शन भारत के नक्शे में किस ओर है। तो उनकी डायरेक्शन किस ओर है आप देख पा रहे होंगे। ये वाली साइड होती है ईस्ट यानी पूर्व, ये होती है वेस्ट यानी पश्चिम, ये होती है नॉर्थ यानी उत्तर, और ये होती है दक्षिण यानी साउथ। इस तरीके से आप डायरेक्शन को डिवाइड करेंगे। हमेशा दाहिनी हाथ की साइड ही आपका ईस्ट डायरेक्शन होगी और बाएं हाथ की साइड आपकी वेस्ट होगी, और ऊ से उत्तर और ऊ से ऊपर की साइड आपकी नॉर्थ डायरेक्शन और नीचे की धारी साउथ डायरेक्शन। अब अगर मैं आपको किरथर और सुलेमान पहाड़ी की डायरेक्शन बताऊं तो ये कहाँ पर है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, यानी उत्तर और पश्चिम के बीच में। तो आपकी जो इसकी डायरेक्शन होगी वो आप क्या बोलेंगे कि किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। दूसरी चीज़ आपसे क्या पूछेगा कि जो गारो की पहाड़ियाँ वो भारत के नक्शे में किस ओर स्थित हैं, तो वो आपका पूर्व की ओर स्थित हैं गारो की पहाड़ियाँ। ये चीज़ क्लियर है। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट फैक्ट की ओर कि काबुल नदी कहाँ स्थित है। काबुल नदी भी आपकी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर ही स्थित है। अब जो फैक्ट बनता है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, जो मैंने अभी आपको डायरेक्शन में दिखाई थी, इस डायरेक्शन में ये थी जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ थी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। अब लाइन तो पढ़ ली, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे पहले किन दो फसलों को उपजाया गया था। वो कौन सी होंगे। आपने चावल भी नहीं लगाना है अपने मन से, आपने कुछ और भी नहीं लगाना है, बस दो ही चीज़ें उगाई गई थी, वो थी गेहूँ और जौ की फसलें। इन्हीं दो फसलों को सबसे पहले उपजाया गया था। और कहाँ उपजाया गया था, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। और सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों की डायरेक्शन क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा में। ये चीज़ क्लियर हुई। एक और फैक्ट आपका इस पैराग्राफ में लिखा है, आप देख रहे होंगे कि जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। अभी मैंने आपको विंध्य दिखाई थी। विंध्य जो पहाड़ियाँ थी वो आपके मध्य भारत में है, इसके उत्तर में स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ओर स्थित है जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। आपको कथन में ये दिया गया होगा कि सबसे पहले चावल विंध्य के दक्षिण में उपजाया गया था, तो वो कथन गलत होगा। ये चीज़ क्लियर रखिए कि सबसे पहले चावल विंध्य के उत्तर दिशा में उपजाया गया था। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपके इन बॉक्सेस से बनते हैं क्वेश्चन। ये बॉक्सेस में आपको दिया गया है कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते थे। ये आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन कौन से देश आते थे। इनमें से वो एक को मिस कर देगा या एक का नाम गलत देगा। दूसरी चीज़ जो है ऐसे फैक्ट बनता है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों, आप बस केवल इतना सा पकड़िए कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सिंधु नदियाँ उन्हें कहते थे, या इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर बसाए गए। या इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले आरंभिक नगर किस स्थान पर फले फूले, तो उसका आंसर क्या होगा, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द सबसे पहले आरंभिक नगरों का विकास हुआ। दूसरी चीज़, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व नगरों का विकास कहाँ हुआ था,
आरंभिक नगर कहाँ बसाए गए थे? वो बसाए गए थे आपके सिंधु नदी के किनारे। दूसरी चीज़, सबसे पहले नगरों का विकास लेकिन 2500 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, वो किस नदी के किनारे हुआ? वो गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। ध्यान रखिए, नगरों का विकास अलग चीज़ है और आरंभिक नगरों का विकास अलग चीज़ है। आरंभिक नगरों का विकास अगर पूछेगा तो इसका आंसर होगा सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। अगर सबसे पहले नगरों का विकास कहाँ शुरू हुआ पूछेगा तो उसका आंसर होगा गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, आपको यहाँ पे दिया गया है। इससे आपका एक क्वेश्चन क्या बना कि सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। और गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाने जाते थे। एक कथन ये आएगा कि मगध को वर्तमान में राजस्थान के नाम से जाना जाता है या बिहार के नाम से जाना जाता है, तो आपका कौन सा कथन सही हुआ कि मगध को वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है? ठीक है, या बिहार को प्राचीन समय में मगध के नाम से जाना जाता था। अब जो नेक्स्ट फैक्ट आता है वो आता है कि लोगों ने सदैव, ये यदि आप चाहें तो आप इन नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो कि मेरे द्वारा बनाए गए हैं। इन्हीं नोट्स में से आपके क्वेश्चंस पहले चैप्टर में से सीटेट के एग्जाम में पुट किए जाएंगे। दूसरा पेज भी मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट दूसरे पेज के फैक्ट पे आता हूँ। इसमें पहला फैक्ट लिखा गया है कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि इंडिया को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। दूसरी चीज़, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदौस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब यहाँ से का क्वेश्चन बनेगा कि जो उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले या ईरानी और यूनानी भारत में किस ओर से आए थे? उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर से आए थे और उन्होंने ही सबसे पहले सिंधु को हिंदोस कहा था और इंदौस कहा था। दूसरी चीज़, भरत नाम का प्रयोग सिर्फ सबसे पहले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, यानी किस ओर रहने वाले लोगों के समूह के लिए? उत्तर पश्चिम की ओर रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए भरत नाम का प्रयोग किया जाता था। दूसरा चीज़ जो इसमें दिखाई गई है कि इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। यानी किस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? जिस समूह ने भरत नाम का प्रयोग किया था। और ये किस ओर के रहने वाले थे? उत्तर पश्चिम दिशा के रहने वाले थे। अब जो इसमें नेक्स्ट फैक्ट आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि पांडुलिपि को ताड़पत्रों से बनाया जाता था। अभी ताड़पत्र क्या होते हैं? यानी जब पेड़ को सुखाया जाता है उसकी छाल को, और भुर्ज पेड़ की छाल से भी बनाया जाता था। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है कि हाथ से लिखी हुई। अब पांडुलिपि को किससे बनाया जाता था? यहाँ पे दिया गया है कि ताड़पत्र से बनाया जाता था और भुर्ज पेड़ की छाल से भी बनाया जाता था। लेकिन किसको बनाया जाता था? भोजपत्र को बनाया जाता था। ध्यान रखिए, अगर भोजपत्र को लिखा हुआ आएगा कि भोजपत्र को ताड़पत्र से बनाया जाता था तो वो कथन गलत होगा। लिखा हुआ क्या आना चाहिए कि भोजपत्र को भुर्ज पेड़ की छाल से बनाया जाता था, जबकि पांडुलिपि को ताड़पत्रों से बनाया जाता था। एक और फैक्ट जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो दिख रहा होगा कि आपको जो लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं, ये किस तरीके से पूछा जाएगा? आपको कथन में लिख दिया जाएगा कि जो लिपियाँ होती हैं वो अक्षरों अथवा शब्दों से बनी होती हैं, लेकिन वो गलत होगा। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से ही बनी होती हैं, यही कथन सत्य है एनसीईआरटी के हिसाब से। और यूनानी तथा अरामाइक, ये दो क्या हैं? आपके ऑप्शन में आएगा भाषाएं हैं, ये लिपियां हैं, या वो कह देगा कि संकेत हैं। तो आपका आंसर क्या होगा कि जो यूनानी तथा अरामाइक हैं ये दोनों क्या हैं? एक प्रकार की लिपियां हैं।